हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री पैक मेकर। सो स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को जो कोशिका का जो एक पार्ट है प्लाज्मा झिल्ली, उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलाइए, मैं आप लोग को उससे जुड़े विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। शुरू करते हैं हम लोग का जो क्लास है उसको। तो सब लोग पहले आप लोग जो है हेडिंग डाल लेना, ठीक है। क्या डालोगे? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। क्या हेडिंग डालोगे? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रत्येक जीव के कोशिका के जीव द्रव्य के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक। कहाँ पाई जाती है? जीव द्रव्य के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक। और ये कैसी होती है? ये एकदम पतली होती है, महीन होती है, लचीली होती है और पारदर्शक होती है, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से तथा बाहरी जो वातावरण है उससे अलग करती है, ठीक। मैंने क्या कहा? जो कोशिका है उसको बाहरी जो वातावरण है उससे दूर रखती है, मतलब ये एक कवर का काम करती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, इसे प्लाज्मा झिल्ली या जैव झिल्ली कहते हैं, ठीक। इसका एक अदर नाम क्या लिखोगे? जैव झिल्ली, ठीक है। क्या लिखोगे? जैव झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोमेम्ब्रेन। यह कोशिका के आकार को बनाए रखती है। इसको मैंने पहले ही बताया था कि झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोमेम्ब्रेन। यह कोशिका के आकार को बनाए रखती है। इसको मैंने पहले ही बताया था कि बाउंड्री टाइप का काम करेगा ना ये मैंने आप लोग को पहले वीडियो, मतलब जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें क्लियर किया था, ठीक है। इसके कार्य जो था उसको मैंने बताया था, इनफैक्ट आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या होती है? विभेदकी पारगम्यता का गुण रखती है, ठीक। विभेदकी पारगम्यता का गुण मतलब ये भी मैंने बताया था कि जो विशेष आकार के जो अणु के कण होते हैं वो आ जा सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैं आप लोग को अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी संरचना को दिखाऊंगी, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको किससे देखा गया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। जो जितना भी मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखकर बनाया गया था, ठीक। तो यहाँ मैं जो अभी जो चित्र बना रही हूँ उसको त्रिस्तरीय मॉडल बोलते हैं, ठीक। त्रिस्तरीय रचना, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो किसकी बनी होती है? जो फास्फोलिपिड होती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, ठीक। रुकिए ना एक सेकेंड, मैं लिख देती हूँ, फिर आप लोग नोट करते चलिएगा। जो होती है ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की, ठीक है। फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड हो गया, और एक ठोक और होता है इसका, फास्फोलिपिड हो गया, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, मतलब प्रोटीन के अणु भी होते हैं, ठीक। ये मैम प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। कितनी लेयर की होती है ये? 3 लेयर की होती है, ठीक। ये प्रोटीन नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना कि ये प्रोटीन है। फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक, ठीक है। अब ये जो त्रिस्तरीय जो मॉडल था वो किसने दिया? भाई किसी ने तो दिया होगा ना। तो जो ये त्रिस्तरीय जो मॉडल है प्लाज्मा झिल्ली का वो किसने दिया था? डेनियली तथा डेवसन ने दिया था, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? डेनियली, ठीक। नोट करते चलिएगा। अगर आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। सिर्फ डेनियली था और क्या था? डेवसन, ठीक। क्या था? डेवसन, ठीक। साइंटिफिक का जो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट का नाम जो है क्या है? क्लियर है? डेवसन है ना। देखिए, डेनियली और डेवसन ने दिया था। कितने में दिया था? अब ये 1935, ठीक। कितने में दिया था? जो डेनियली और डेवसन ने दिया 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितना? 75 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 0.00
0.0001 mm। ठीक है, इतना हुआ। नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना, ठीक है। देखो mm लिखा है ना लास्ट में, ठीक है। हाँ, इतना आ गया समझ में कि इसकी जो मोटाई होती है, टोटल जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर एक ठोक पॉइंट नोट करना, जनरली ये पूछ दिया जाता है कि जो हमारा जो RBCs होता है, रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसकी मोटाई क्या होती है, जो RBC होती है ना, RBC जो होती है उसकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी जो मोटाई कितनी होती है, 215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। जो RBCs की जो सेल होती है ना, मतलब रेड ब्लड सेल, उसकी जो मोटाई होती है 215 होती है, लेकिन ऐसे जनरली देखें तो कितना बताया गया है, 75 एंगस्ट्रॉम। किसके अकॉर्डिंग बताया गया है, डेनियली तथा डेवसन के, जो इन्होंने मतलब देखा होगा तो इन्होंने बताया कि इसका जो मोटाई होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब मैं आप लोग को जो है इसकी संरचना दिखा रही हूँ। ठीक है, जो इसकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक, संरचना देखो इस प्रकार की होती है संरचना जो है हमारी वो। हाँ, तो देखिएगा मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बोलना कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ये देखिए कितना का होता है ये टोटल हमारा जो मोटाई जो होता है कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मैं सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये जो होता है, ये मॉडल होता है वो 3 स्तरीय होता है। ये जो है 3 लेयर की बनी हुई है। ठीक, तो इसको 3 लेयर में डिवाइड किया है। देखो ये वाला जो आउटर जो लेयर है ना, वो जो होती है वो प्रोटीन लेयर कहलाती है। ठीक, कौन सी लेयर कहलाती है, प्रोटीन लेयर। और इन दोनों का जो मोटाई होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम हुआ, और इसका भी कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम हुआ। ठीक, इतना समझ में आ गया हो। ये दोनों जो है ना वो प्रोटीन का लेयर है। ठीक, और ये जो होता है वो किसकी लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है। मैंने आप लोग को फर्स्ट में ही क्लियर किया था कि ये किससे मिलकर बनी होती है, ये जो लिपिड और प्रोटीन के अणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो आ गया, ये दोनों प्रोटीन है और बीच वाला क्या है, लिपिड है। ठीक, हो गया। अब देखिए ये जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होगा, हाइड्रोफोबिक मतलब ये होता है कि ये जो है जो वाटर है उसमें सॉल्यूबल होगा, मतलब जो जल में घुलित हो, मतलब घुलनशील हो। ठीक, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। मैंने तो पूरा क्लियर ही कर दिया है। ये जो संरचना है उसको कुछ छूट गया होगा तो बता देना, मतलब आप लोग को कुछ समझ नहीं आया होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखो, ये कितनी की होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की होती है ना। तो देखो ये 20 हो गया, ये 20 होगा, और ये कितना हो गया, 35। चारों को ऐड करोगे, मतलब तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 75 आ रहा है ना। हाँ ठीक, तो ये ना 75 एंगस्ट्रॉम का मोटाई का एक झिल्ली होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को एक इससे रिलेटेड एक, वैसे बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, लेकिन इससे रिलेटेड एक मॉडल है जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जनरली उसको जो है पेपर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को वो वाला मॉडल के बारे में बताती हूँ। इनफैक्ट कई लोग को पता भी होगा कि जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, क्या है, तरल मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, हेडिंग डाल लेना सब लोग, तरल मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मॉडल है, वो क्या है, तरल मोज़ेइक मॉडल, तरल मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, हेडिंग डाल लेना। ठीक, ये किसने दिया था भाई, अब हर एक मॉडल है उसको किसी ने तो दिया होगा ना। जैसे तो ये वाला जो है उसको किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन। ठीक, याद रखना, सिंगर, अच्छा याद हो जाएगा वैसे, सिंगर व
कौन था? निकोलसन। ठीक, सिंगन एवं निकोलसन ने दिया था। कितने में दिया था? जो इन्होंने जो ये मॉडल दिया था वो 1972 में दिया था। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। किसने दिया था? आप लोग ने नोट कर, सिंगन एवं निकोलसन ने दिया था। कितने में दिया था? जो इन्होंने जो ये मॉडल दिया था वो 1972 में दिया था। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। किसने दिया था? आप लोग ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। हाँ, तो देखिए, जो इससे जो रिलेटेड था मॉडल उसको किसने दिया? सिंगर एवं निकोलसन ने। ठीक, तो मैं आप लोग को उसकी जो संरचना है उसको दिखाने वाली। ठीक, ये देखो। ठीक, हाँ, मैं आप लोग को कुछ बातें बता दूँ इस मॉडल के बारे में। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना में होती है उसमें जो आंतर प्रोटीन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, ठीक, किसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए, मतलब स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रोटीन की स्थिति को, मतलब अब प्रोटीन उसमें पाया जा रहा है तो कहाँ पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, इसको मतलब सुनिश्चित करने के लिए ये मॉडल दिया गया है। तो 1972 में, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल को जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार क्या था? इस मॉडल के अनुसार में क्या था कि प्लाज्मा झिल्ली के जो प्रोटीन के अणु लिपिड के अणु में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से धंसे रहते हैं। समझ में आया होगा कि जो पूर्णतः जो लिपिड्स के जो अणु में होते हैं ना प्रोटीन, वो क्या होता है, या तो पूरी तरीके से धंसे होंगे या तो फिर वो आंशिक मतलब समझ आ रहा है ना, आधा धंसा होगा आधा नहीं धंसा होगा। ठीक, इस मॉडल के अनुसार 2 फॉस्फोलिपिड अणु की परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। जैसे कि आप लोग मतलब मैं बता रही हूँ, जो अभी मैंने क्या बोला कि इस मॉडल के अनुसार क्या था, अभी बताइए ना, कि 2 फॉस्फोलिपिड अणु की परतों के बीच में जो गोलाकार जो प्रोटीन होता है वो धंसा होता है। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो फॉस्फोलिपिड है उनके बीच में ये देखो जो गोलाकार है वो प्रोटीन जो है धंसा हुआ है। ठीक, धंसा हुआ है, ये दिख रहा है आप लोग को कि ये जो प्रोटीन है वो धंसा हुआ है। ठीक, बीच में गोलाकार जो प्रोटीन है वो धंसा हुआ, मतलब अर्थात यहाँ पर जो कहना चाहता है वो क्या है, वसा एवं प्रोटीन मोज़ेक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, मोज़ेक के रूप में व्यवस्थित है ना यहाँ पर। तो देखिए, जो गोलाकार प्रोटीन होता है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक, 2 टाइप के आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा कि ये मतलब कैसे टाइप का है, ऐसे करके 2 प्रकार के होता है। देखो, ये जो है ना वो पूर्ण रूप से धंसा है। ठीक, ये जो प्रोटीन का जो अणु है पूर्णतः धंसा है, लेकिन ये जो क्या है वो आंशिक रूप से धंसे हैं। देखो, इसका जो पार्ट है वो इधर बचा हुआ है ना। देखो, अगर नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा ऐसे और बढ़ा लेना इसको। ठीक, इसको बढ़ा लेना और बढ़ा लेना, इधर बढ़ा लेना। ठीक, ये देखो, ये जो है वो पूर्ण रूप से धंसे हैं और ये लोग आंशिक रूप से धंसे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो जो नहीं धंसा होता है ना, मतलब क्या बताऊँ, जो बाहर की तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं? परिधीय बाह्य प्रोटीन। ठीक, क्या बोलते हैं? परिधीय बाह्य प्रोटीन। और जो अंदर में देखो, जो अंदर में है ना उसको क्या बोलते हैं? आंतर प्रोटीन। ठीक, तो जो बाह्य की जो प्रोटीन होती है ना वो क्या होती है? पूर्ण रूप से सॉल्युबल रहती है। ठीक, क्या रहती है? जो ये है वो पूरे रूप से मतलब घुली रहती है। ठीक, घुल जाती है। और जो अंदर में रहता है ना तो वो क्या रहता है? वो अघुलनशील रहता है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता है। ठीक, तो और उन्होंने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने और आगे बताया कि जो ये वसा की जो एक तह को छेदता है या पूर्ण रूप से दोनों तह को छेदता है। ठीक, देखिए, मतलब ये एक रूप से, मतलब एक तरह से एक ही को छेदेगा ना। अब इधर से जा रहा है, इधर से, तो यहाँ से छेदेगा, मतलब ये हम लोग का मतलब जो झिल्ली है वो है, तो ये छेदते हुए अंदर प्रवेश की है। ठीक, और ये जो है क्या, दोनों तरफ से छेद सकता है, मतलब इधर भी देखो इसका सिरा है, इधर भी इसका सिरा है, तो ये दोनों तरफ से छेद सकता है।
ठीक, तो ये मैंने बताया कि ये अघुलनशील होगा और ये क्या होगा, घुलनशील होगा। ठीक, अब आप लोग को इसको देख के मतलब क्या लग रहा है कि मतलब इस मॉडल का जो सारांश था वो क्या है कि जो प्रोटीन है ना उसकी स्थिति का इन्होंने पता लगाया। ठीक, तो जैसे कि आप लोग समुद्र देखे होंगे। ठीक, जो समुद्र है, मान लो ठीक है, मैं इस कलर में बताती हूँ। मान लो ये समुद्र रहता है ना हम लोग का, पूरा मैप में आप लोग देखे होंगे, पूरा चारों तरफ मान लो ये समुद्र हो गया हमारा, और बीच बीच में ना कुछ कुछ मतलब देश हैं। ठीक, कुछ कुछ हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब। तो इसको क्या बोल रहे हैं, द्वीप बोल रहे हैं। मतलब कुछ कुछ जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, तो चारों तरफ मान लो ये समुद्र हो गया हमारा, और बीच बीच में ना कुछ कुछ मतलब देश हैं। ठीक, कुछ कुछ हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब। तो इसको क्या बोल रहे हैं, द्वीप बोल रहे हैं। मतलब कुछ कुछ जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार क्या होगा कि जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिपिड्स के जो अणु हैं, मतलब ये जो है वो क्या है, लिपिड्स के जो अणु हैं, ये क्या होगा, समुद्र का पानी होगा। ठीक, और हमारा जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, द्वीप होगा। तो इस मॉडल के तहत यह बताया गया है कि जो प्रोटीन होता है वो लिपिड के समुद्र में द्वीप के समान स्थित होता है। ठीक, पता चल गया कि कहाँ पर स्थित होता है। और पहले ही मैंने आप लोग को क्लियर किया था कि ये इस प्रोटीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था कि प्रोटीन की स्थिति का पता लगाना है। ठीक, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत होती है, कहीं पर भी दिक्कत होती है, तो मेरे को कमेंट में बोलिए, मैं आप लोग की जो डाउट है उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, और ठीक है, ज़रूर बताना, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न होगा उसको बताना, मैं उसको सॉल्व करूँगी। धन्यवाद।